नमस्कार मित्रों, 40 करोड़ परिवारजन। आज है तारीख 26 दिसंबर की। आज भारतीय सरकार ने अनाउंस किया है वीर बाल दिवस को। अब क्या है ये कहानी वीर बाल दिवस की, इसके बारे में हम जानेंगे। 10वें गुरु सिख समुदाय के, सिख रिलीजन के, इनके दोनों बेटों को, जो इनके दोनों छोटे बेटे थे, 7 साल और 9 साल उम्र थी। 704 वो साल था जब नवाब जो था पंजाब के रीजन का, उसने इन्हें दीवारों में चुनवा दिया था। अब क्यों किया? अब 9वें गुरु सिख लोगों के, उन्होंने बांदपुर नाम की जगह पे, बांदपुर, वहां पे गुरुद्वारा बनवाया। अब गुरुद्वारा बनाया और फिर वो दूसरा जो था, सिख लोगों के 4 मेन स्थान होते हैं, उनमें से वो एक मेन स्थान बना। अब ये इन्फ्लुएंस सिख कम्युनिटी का बढ़ता हुआ देखकर औरंगजेब द मुगल एम्परर, उसने अपने नवाबों से कहा, जो पंजाब रीजन का सर हिंद का नवाब था, कि तुम अटैक करोगे और इसे जीतोगे। अब 1619 में अटैक हुआ, जीत नहीं पाए। उसके बाद 10वें गुरु गोविंद सिंह जी 704 में वहां गए। इस बार 6 महीने की सीज लगाई नवाब ने। अब नवाब का प्लान यही था कि सर हिंद तक ले जाना है। अब औरंगजेब ने एक बहुत डर्टी पॉलिटिकल ट्रिक खेली उस समय, कि उसने गुरु गोविंद सिंह को कहा कि आप अपनी माताश्री, अपने तीनों बच्चों और आप खुद बाहर निकल जाइए और आपका कोई पीछा नहीं करेगी मुगल सेना। पर इस समय मुगल सेना जो थी, पूरी एक आर्मी जो थी मुगल की, वो बस एक रेजिमेंट की तरह उस पॉइंट पे खड़ी हुई थी, गुरु गोविंद सिंह बाहर निकलेंगे और हम उनके पीछे जाएंगे। अब ऐसे मोमेंट पे वो नदी के किनारे पहुंचे, जहां उनकी माताश्री और उनके दोनों बच्चे, जो छोटे बच्चे थे उनके, वो बिछड़ जाते हैं। वो आगे निकल गए अपने बड़े बेटे के साथ। 1704 में नवाब उन्हें ले आता है सरहिंद के किले में। अब यहाँ वो उन्हें काली कोठरी में डालता है, जिसमें सिर्फ सलाखें थी और कुछ नहीं था, जिससे वो ठंड की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि आप जानते हैं पंजाब का जो रीजन है वो ठंडा रहता है। पर इसके बाद जब उन्हें बुलाया जाता है, एक और कहानी आती है इसके बीच में, कि एक आदमी जो था वो दूध को स्मगल करके उनके लिए उस कोठरी तक पहुंचता है, उन्हें दूध देता है। उसके बाद जब वो बाहर निकलता है, तब उसके पूरी फैमिली की हत्या कर दी जाती है, उन्हें प्रोस्टिट्यूट कर दिया जाता है। पर अब ऐसा टाइम आ गया था कि अगर आपने इस्लाम रिलीजन को एक्सेप्ट किया तभी आप बच पाएंगे। उनकी जो नानी जी थी, नहीं, उनकी दादी जी थी, सॉरी, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि वो इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं करेंगी। और उनके दोनों जो पोते थे, उन्होंने नवाब के सामने कबूल किया कि हम इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे नवाब जो था बौखला गया और उसने उन्हें चुनवा दिया उन दीवारों में। पर शायद ये जो दीवारें थी, सिख लोगों के उस बिलीव को, उनके गुस्से को और शायद उनके उस रेवोल्यूशन को रोक ना पाई। उसके बाद जब इन लोगों के साथ ये हुआ, तो फिर टोडरमल नाम के एक सेठ ने कहा कि हमें कुछ लैंड दे दीजिए, हम इस पे इन दोनों को बरी करेंगे। तो नवाब ने कहा, सीधे इस तरह वर्टिकली आप सिक्के रखेंगे, जितने लैंड पे सोने के, वही उस लैंड की कीमत होगी। अब ये रखते हुए कुछ लैंड जमा हुआ टोडरमल के द्वारा। उसके बाद इन लोगों को वहां बरी किया गया और आज वहां एक गुरुद्वारा है। पर शायद एक मॉरल चीज ये समझती है कि शायद उस समय जिस तरह आज हम उस पॉलिटिक्स को कनेक्ट करते हैं, कि आज की सिचुएशन और उस टाइम की सिचुएशन शायद बहुत ज्यादा अलग थी, क्योंकि शायद उस समय शायद मुगल्स का एम्पायर वैसे ही शेकी था। शायद उस समय सिख्स जो थे वो मुगलों से पंगा नहीं लेना चाहते थे। पर वो दो अटैक्स हुए उसके बाद, 1699 एंड 1704। शायद ये वैसा कुछ ट्राई था कि किसी तरह मराठाओं को दिखाया जाए कि हम इस पॉइंट पे यहाँ पहुंच गए हैं, हम किसी को भी हरा सकते हैं। पर शायद वो सक्सेसफुल नहीं हुआ।
उसके 1707 में औरंगजेब की डेथ भी हो गई और 1704 में बंदा बहादुर गुरु गोविंद सिंह जी के भाई ने एक सिटी को इन्वेड किया जिसमें नवाब बैठा हुआ था, जिसने बहुत लोगों को, 90 गुरु जो थे उन्हें भी मरवाया था, बहुत सी कम्युनिटी को डैमेज किया था और दोनों जो प्रिंस थे सिख कम्युनिटी के, गुरु गोविंद सिंह के बेटे, उन्हें भी मरवाया था। तो ऐसे टाइप में जब वो पकड़ा गया और हार गया, फिर वो सिटी भी धूल में मिला दी गई, मिट्टी में मिला दी गई और सर हिंद के किले को उसके चीथड़े उड़ा दिए गए। और फिर यही एक कहानी बनी और एक लेजेंड बना कि किस तरह सिख लोगों ने बहुत कॉन्करर एरोगेंटली मुगल्स को जवाब दिया कि आप हमारे बिजनेस के बीच में नहीं आएंगे, हम आपके बिजनेस के बीच में नहीं आएंगे। पर उसके बाद भी बंदा बहादुर की डेथ भी इस्लाम को ना मानने की वजह से हुई थी, जो बाकी के नवाबों ने करवाई थी। फिर सिख और एक और बात है कि जब 1704 में 26 दिसंबर के दिन उन्हें दीवार में क्रूसिफाई करा दिया गया, दीवारों में उन्हें चुनवा दिया गया, तब जो गुरु गोविंद सिंह जी थे वो एक जंगलों में थे और उन्होंने कहा था दिस डेट will start the fall of the great Mughal Empire। क्योंकि मुगल्स ने वो जो ग्रेट अपने नाम के हमने लगवाने के लिए बहुत चीजें की। ईरान जैसी सुपर पावर उस समय, ईरान मिडिवल सेंचुरी तक एक बहुत पावरफुल पावर था, उससे हराया, ईरान को हराया, अफगानियों को रोका और ऑलमोस्ट सेंट्रल इंडिया में जो पावरफुल एम्पायर थे, बागी लोग थे जितने भी, उन्हें हराया और फिर वो एक टाइटल डिसाइड किया था ग्रेट मुगल्स का। पर फिर ये वो तुच्छ हरकतें एट द जो स्ट्रॉन्ग होल्ड खत्म होने के टाइम, इसकी वजह से शायद एक फॉल या फिर एक डोमिनो इफेक्ट चालू हुआ मुगल एम्पायर के गिरने में। पर आज भी कई लोग हर चीज को कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं। और एक और बात है हिस्ट्री की कि हिस्ट्री में कोई कैरेक्टर ब्लैक नहीं होता, कोई कैरेक्टर वाइट नहीं होता, एक ग्रे जोन है हिस्ट्री फ्यूचर और पास्ट के बीच में। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कई ऐसे एम्परर्स रहे हैं जिनको आज हम ग्रेट बुलाते हैं। अलेक्जेंडर को ग्रेट बुलाया जाता है, अशोक को ग्रेट बुलाया जाता है, पर ये दोनों जो हैं, अगर आप इनकी कहीं ना कहीं देखें तो किसी ना किसी रीजन में इन्हें ग्रेट नहीं बुलाया जाता। अलेक्जेंडर को ईरान के लोग ग्रेट नहीं मानते क्योंकि उसने जो फारसी मोस्टली फोक रिलीजन रहा ईरान का, फारसीदम, ज़ोरास्ट्रिज्म, और जब अलेक्जेंडर पहुंचा उसने देखा कि बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी, तब उसने जो लाइब्रेरीज थी फारसी लोग की, he burned those 3 great libraries down into ashes। और यहीं अगर आप देखेंगे उड़ीसा के रीजन में अब भी जो कलिंग के युद्ध में कांड किया था अशोक ने, क्योंकि उड़ीसा का जो एक रूल ऑफ एक स्ट्रक्चर होता है, एक रूल होता है, उसे उसने तोड़ के रख दिया था। उसने बैकबोन जो थी उसे क्रश करके रख दिया था। और यही शायद मुगल एम्पायर ट्राई कर रहा था, पर वो सक्सेसफुल भी नहीं हुए। और शायद उस समय मुगल एम्पायर जो था एक पानी से बाहर आ चुकी मछली की तरह था, जो बस थोड़ी देर और सरवाइव करने का ट्राई कर रहा था। और फिर इसी पॉइंट की वजह से शायद औरंगजेब जो उसने सर्वाइवल के लिए इतनी सारी एकदम हार्ड स्टेप्स ली, पर एट द एंड वो उनसे गिर गया और 1707 में उसकी डेथ के बाद मुगल एम्पायर पतन चालू हो गया। तो यही कहानी रही क्यों इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया वीर बाल दिवस को। और शायद ये एक और पॉइंट मैंने शायद ले लिया है कि शायद इंडिया में अभी भी लोग ये नहीं समझ पाए कि इतिहास जो है उनका, उसे कैसे पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ा जाए। क्योंकि शायद कई बार कुछ चाय की तरह हमारे इतिहास को बना दिया जाता है कि अगर हम चाहें तो उसकी फ्लेम बना के उसे ऊपर ले जा सकते हैं, और अगर ना चाहें तो उसकी फ्लेम कम करके उसे नीचे ले जा सकते हैं।
तो शायद एक ये जो इतिहास है चाय की तरह नहीं है, ये किताब है जो कि आपको वो सब कुछ बताएगी जो आप जानना चाहते हो। पर एक बहुत पॉइंट है कि आप किसी कैरेक्टर को ब्लैक यानी बुरा नहीं जस्टिफाई कर सकते और वाइट यानी बहुत अच्छा नहीं जस्टिफाई कर सकते। एवरीबडी इज ग्रे इन हिस्ट्री। तो यही पॉइंट रहे हैं हिस्ट्री के। और आज वीर बाल दिवस जो है अनाउंस हुआ है और बस इनॉग्रेशन भी हुआ इसका, और हमारे पीएम श्री प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इसे बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया। और शायद ये इंडिया के इतिहास का एक बहुत अच्छा पॉइंट रहा नहीं उस समय, पर शायद आज जब हम इसे सेलिब्रेट करते हैं तो शायद हमें सिख लोगों का वो एक अपने बिलीव्स पे वो एक पावर दिखती है कि जब उनके फर्स्ट गुरु गोविंद सिंह, माफ कीजिएगा, उनके जो फर्स्ट गुरु ने कहा कि देयर इज नोबडी हिंदू एंड देयर इज नोबडी मुस्लिम, एवरीबडी इज ह्यूमन। उसके बाद जो उनके बिलीव्स बने 10th गुरु तक, और आज भी उनके जो बिलीव हैं वो बहुत स्ट्रांग रहे हैं। और शायद उन्होंने उस समय भी शायद इसीलिए एक्सेप्ट नहीं किया कि इट वॉज अनदर रिलीजन, इस्लामिक और रिलीजन था, इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया कि शायद उनके अपने बिलीव्स पे बहुत ज़्यादा उन्हें अपनी पावर थी और अपने बिलीव्स को बिलीव करते। और यही कहानी थी वीर बाल दिवस की। मैं कार्तिक देशमुख आपसे लेता हूँ विदा। जय हिंद।